नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, इससे पहले कि मैं जो पाकिस्तान में बड़ी खबरें हैं उनकी तरफ जाऊं, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये एक छोटी सी कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और जब ये वाकया हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई। बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। मैं आपके सामने रखता हूं। ये कहानी है एक शख्स की जिसका नाम है आमिर। ये आप इसका चेहरा देखें, बज़ाहिर देखने में एक नौजवान शख्स नजर आता है, एक बड़ा मासूम सा भोला भाला सा आदमी दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे सादे लोग होते हैं। बिल्कुल एक सादा सा आदमी है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा, एक आम आदमी, जिसे आप गिनती करते हुए या खास लोगों में आप कहीं गिनते भी नहीं है ऐसे आदमी को। लेकिन कई दफा ये लोग बड़े खास होते हैं क्योंकि रब की नजर में इनका बड़ा खास मुकाम होता है। तो ये आमिर को आप देखिए, ये लीबिया का रहने वाला है और इसने हज पर जाने का फैसला किया था। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक मरतबा कम से कम वो हज पे जरूर जाए और ये फरीजा अदा करे। तो इस तरह आमिर ने भी हज पे जाने की नीयत की और हज पे जाने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, जो पैसे हैं वो भी भर दिए, जो बुकिंग है वो भी करवा ली और अपने पूरे ग्रुप के साथ ये हज के लिए रवाना हो गए। ये जब एयरपोर्ट पे पहुंचा आमिर, तो इसके नाम की वजह से सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई। अब इसका नाम मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम आई कैसे और उसकी वजह क्या है। इसके लिए ज्यादा तफसीलात अभी मैसर नहीं है, लेकिन यह बात कंफर्म है कि जो प्रॉब्लम आई वो इस शख्स के सिस्टम में नाम की वजह से आई, क्योंकि इसके नाम का जो आखिरी हिस्सा है वो अल कज़ाफी है और ये लीबिया का रहने वाला है। अब कज़ाफी का मामला लीबिया में आपको पता ही है, बड़े लंबे अरसे तक मुअम्मर कज़ाफी ने लीबिया के ऊपर, वो डिक्टेटर थे, वहां पे उन्होंने बड़ी लंबी हुकूमत की है और उनके बाद से लेकर अब तक लीबिया संभल नहीं पा रहा। तो वहां के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी, ये इनका पूरा नाम है, आमिर अल मेहदी मंसूर अल कज़ाफी। ये जो आमिर साहब है, ये अपने नाम की वजह से टेक्निकल एक ग्लिच आ गया सिस्टम में और ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से रुक गए। अब इन्हें रोक लिया गया, ताखीर हो रही थी और फिर फैसला किया गया कि जहाज इनके बगैर भेज दिया जाएगा। इन्हें बताया गया जनाब ये टेक्निकल रीजन हो गया, आप अभी नहीं जा सकते। तो इसमें आमिर ने एक जुमला बोला वहां पे, जो लोगों ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाता वापस, मैं यहां से हज पे ही जाऊंगा। ये उसने कहा और वो वहीं बैठ गया। उसने कहा जी मैं यहां से छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां से अगर मैं जाऊंगा तो मैं हज पे जाऊंगा। सादा आदमी ना अड़ गया, बस पता नहीं किस नीयत से उसने ये बात की और उसके रब ने उसको सुन लिया। और उसके बाद जो जहाज उड़ गया था उसके अंदर एक फनी खराबी पैदा होती है, वो जहाज वापस आ गया। जहाज वापस आकर उतरता है, लेकिन मुसाफिरों को उतरने की इजाजत नहीं दी जाती और नए लोगों को चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का, रिपेयर का छोटा मोटा जो काम था, जो चेक था, वो चेक किया गया और उसके बाद जहाज को दोबारा से उड़ान भर दी। जहाज ने दोबारा से जहाज उड़ गया, पायलट लेके फिर से जहाज को चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो जहाज फिर वापस मुड़ गया। दोबारा से जहाज के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और कोई फनी खराबी हो गई। जहाज वापस आया और वापस आके फिर एयरपोर्ट पे उतर गया लीबिया में। अब जब जहाज दोबारा एयरपोर्ट पे उतरा तो ये बात जहाज में फैल चुकी थी कि एक मुसाफिर को हम छोड़कर आए हुए हैं और वो वहीं पे जहाज में बैठा हुआ है, वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो फ्लाई करना चाहता है। तो इसमें पायलट ने फिर एक जुमला बोला जो पैसेंजर्स ने ये बताया भी है। उसने कहा आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, I won't fly again unless आमिर is with us on this plane, कि मैं दोबारा ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा जब तक कि आमिर हमारे साथ इस जहाज में नहीं होगा। ये पायलट ने कहा, जिसके बाद जहाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुश हो गए कि जी एक मुसाफिर को जिसको हम छोड़कर आए थे उसका वसीला बन गया, जहाज वापस आ गया, उसको हम ले लेंगे। अब जहाज जब वापस आकर खड़ा होता है तो फिर वीडियो एक जो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है, वो मासूम सा आदमी है, उसके हाथ में एक पोटली है, एक हाथ के अंदर पासपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट है, एक हाथ के अंदर उसकी पोटली है। गालिबन उस पोटली के अंदर उसने अपना एहराम रखा हुआ है। ये फ्लाइट शायद जाएगी मदीना मुनव्वरा जाएगी, वहां से वो अपना जो है वो एहराम बांधेगा और उसके बाद वहां से मक्का के लिए रवाना होगा। या मुमकिन है बाज लोग जहाज के अंदर भी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यहां पे मीकात की हद शुरू हो गई है तो जहाज में अनाउंसमेंट हो जाती है, तो लोग जहाज में अपना एहराम तब्दील कर लेते हैं। भारत उसके एक हाथ के अंदर जो है वो एहराम वाली पोटली है, चेहरे पे उसके मुस्कुराहट है और हाथ में उसके पासपोर्ट है और वो जल्दी जल्दी जा रहा है जहाज की तरफ। देखिए मेरा रब कैसे बुलाता है।
जिसको मेरा रब ले जाए, ले जाना चाहे वो ऐसे ले भी जाता है, और जिसकी प्यास को बढ़ाना चाहे बाद का रब दूर रख के तड़पाता भी है, बाद का रब रोक भी देता है। मेरे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे खंदक में, गज़वा खंदक में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का। मक्का आपको याद भी बहुत आता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी करने का कहा। लगभग कुछ रवायत के मुताबिक 1400, कुछ के मुताबिक 1500, लेकिन ज्यादा रवायात में है कि 1400 मुसलमान तैयार हो गए थे तलवारें लेकर। एक एक तलवार साथ रखी थी, हथियार साथ नहीं रखे थे ज्यादा, और अपने ऊंट जो कुर्बानी वाले वो भी उन्होंने साथ ले लिए और चल पड़े सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पे, मुहाजिरीन भी और अंसार भी, कि हम जा रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे का तवाफ करने के लिए, उम्रा के लिए। लेकिन जब ये लोग हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो कुफार ने रोक लिया, जो मक्का के लोग थे। उनके साथ बहुत बहस हुई, मामला यहां तक पहुंचा कि सुलह हुदैबिया करनी पड़ी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ किए बगैर वापस आ गए। तो मेरा रब जो है ना वो अलग अलग तरीके से अपनी मोहब्बत जताता है, अलग अलग तरीके से बताता है। किसी की प्यास को बढ़ाता है, किसी को पास बुलाता है, किसी को दूर हटाता है। हम सारे उसके बंदे हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो हमारा रब हम सबको ले जाए अपने घर पे, हम सबको अपने घर की ज़ियारत करवाए, हम सबको हज की और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। ये एक बड़ा खूबसूरत वाकया था, तो मैंने सोचा ये वाकया मैं आपके सामने रखूं। और जो सुलह हुदैबिया का मामला मैंने आपको बताया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी थी। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया बातचीत करने के लिए, तो अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक बैत रिजवान हुई थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सुलह हुदैबिया को, जिसे मुसलमानों की अक्सरियत समझ रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमजोर फैसला कर दिया, एक ऐसा मुआहिदा किया है जिसमें मुसलमान महसूस कर रहे थे कि हम कमजोर हैं या कमजोरी दिखाई दे रही है, तो अल्लाह ताला ने उसे फतह मुबीन करार दिया था और मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कैसी ताकत और शान अता फरमाई है। और वक्त ने साबित किया कि सुलह हुदैबिया वाकई एक बहुत बड़ी फतह थी मुसलमानों की, जिसके नतीजे में कुफार की हालत पतली हो गई थी और बुरी हो गई थी। ये फिर उसके बाद फतह मक्का होता है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ भी करते हैं। तो ये हमारा मजहब जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप सीरतुन नबी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वाकयात, ऐसी बहुत सारी आपको अहादीस पढ़ने को मिलेंगी, जिससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो नाज़रीन, अब आ जाते हैं जो हमारी पाकिस्तान में रूटीन की खबरें हैं उनकी तरफ। सबसे पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, जनूबी वज़ीरिस्तान में नाज़रीन एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 22 अफराद जख्मी हो गए हैं। और इसमें एक बच्चा छोटा 7 साल का और एक और जो मर्द है, इन दोनों की जान खतरे में है और बहुत बुरी हालत है इनकी। लेकिन इस मरतबा जो खबर छापी गई है, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया में है, स्पेशली जो पाकिस्तान की मीडिया में है, इसको ड्रोन नहीं लिखा गया, इसको क्वाडकॉप्टर लिखा गया है। यानी ये जानबूझकर इसको क्वाडकॉप्टर लिखा गया है ताकि ड्रोन के साथ बेइज्जती बहुत होती है ना कि पाकिस्तान में ड्रोन हमला हो गया। ड्रोन हमला पाकिस्तान में बदनाम बहुत है और इसको क्वाडकॉप्टर कहा गया है। तो क्वाडकॉप्टर क्या होता है कि ये ड्रोन नहीं होता, ये ड्रोन की एक किस्म है। जैसे एक क्वाडकॉप्टर होता है, एक ट्राइकॉप्टर होता है, एक हेक्साकॉप्टर होता है जिसमें 6 पर होते हैं उसकी अलग अलग सिमत से, और क्वाडकॉप्टर में 4 होते हैं, ट्राइकॉप्टर में 3 होते हैं। अलग अलग तरह के ड्रोन होते हैं। एक्चुअली जो ड्रोन है उसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहते हैं, विदाउट पायलट जो उड़ता है, एक ऐसी मशीन जो हवा में उड़ती है बगैर पायलट के, ये मशीन ड्रोन कहलाती है। अब इसके अंदर बाज़ कैमराज होते हैं सर्वेलेंस के लिए, बाज़ अटैक करने होते हैं, उन्हें मिसाइल दागने होते हैं। तो इसने बम बरसाए हैं पाकिस्तानियों पर। और ये जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक वाकया पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं जुबैर खान वजीर, उन्होंने अस्पताल के अदाद शुमार के हवाले से बताया कि नौजवान वॉलीबॉल खेल रहे थे, यानी खेल रहे थे नौजवान मैदान में, जब उनके ऊपर ड्रोन ने गोले बरसाए और हमले के बाद इलाके के लोग काफी खौफजदा और अपने घरों में जाकर महसूर हो गए थे। और ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की गई है हर जानिब से। अब मामला यह है कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तान में लगातार ये वाकयात हो रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन हमले हो रहे हैं। काटलिंग वाला वाकया आपके सामने है,
शुमाली वजीरिस्तान वाला वाकया आपके सामने है, अब ये जनूबी वजीरिस्तान वाला वाकया आपके सामने है। और इन तीनों वाकयात में जो अटैक हुआ है वो सिविलियंस के ऊपर हुआ है। क्या कोई पाकिस्तान में आग भड़काना चाहता है, आग लगाना चाहता है? क्यों पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और क्यों इसकी इजाजत दी जा रही है? क्या ये ड्रोन हमले पाकिस्तान की रियासत कर रही है? दो सवाल आते हैं ना। अगर तो पाकिस्तान की रियासत ये ड्रोन हमले कर रही है तो पाकिस्तान की रियासत इनको ओन करके बताए कि उसने इनमें क्या अचीव किया और क्यों ये ड्रोन हमले वो कर रहे हैं, और इसमें जो मासूम शहरियों की और बच्चों की शहादतें हो रही हैं या जख्मी हो रहे हैं, जो खवातीन की शहादतें हुई हैं, उन पे कौन जवाब देगा? पहला सवाल तो ये बनता है। लेकिन अगर ये हमले पाकिस्तानी रियासत नहीं कर रही तो फिर ये कौन कर रहा है? जैसे कि डीजी आईएसपीआर ने क्लेम किया था शुमाली वजीरिस्तान वाले हमले पर, यानी काटलिंग वाला तो तस्लीम किया गया था कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया था, लेकिन उसमें मासूम शहरी शहीद हो गए थे, वो मामला वहीं दबा दिया गया। लेकिन शुमाली वजीरिस्तान वाले में डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमने नहीं किया। अब ये एक और अटैक हो गया और ड्रोन हमला है, वेपन्स आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के इतना अंदर आके वॉलीबॉल खेलने वाले नौजवानों को ग्राउंड के अंदर ड्रोन्स के साथ मारा जाए? क्या पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमला कर रहे हैं? तो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस कहां पे हैं जिन्हें पाकिस्तानी इस काम के लिए, अब उन्हें रखा है इस काम के लिए कि आपने हमारी हिफाजत करनी है? यानी ये तो फिर कल को ड्रोन लाहौर में आ जाएगा, रावलपिंडी में आ जाएगा, गुजरावाला में आ जाएगा। और देखें, जितनी जान कीमती है वजीरिस्तान में मेरे भाइयों की, उतनी ही जान कीमती है लाहौर में मेरे भाइयों की। हम सबकी जान एक जैसी कीमती है। अगर वजीरिस्तान में भी अटैक हो रहा है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जितना लाहौर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कराची की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उतनी ही जिम्मेदारी है वजीरिस्तान में रहने वाले हमारे भाइयों की जान की हिफाजत करने की भी। तो अब वहां पे ये क्वाडकॉप्टर ने आके, ड्रोन ने वहां पे अटैक किया, तो हमारा दिफाई निजाम कहां है? हमारा जो है वो इंटेलिजेंस का सिस्टम कहां है? और जो लोग ये ड्रोन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इनके पीछे कौन गया ड्रोन के? किस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाएगा? पाकिस्तान की रियासत अभी तक कुछ भी बताने में नाकाम है। ये एक अफसोसनाक वाकया है। इसकी मजीद तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक दिन पहले ड्रोन के खिलाफ एहतजाज भी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया, वह वजीरिस्तान में भी लोग कर रहे थे। अब जनूबी वजीरिस्तान के लोग भी डेफिनेटली इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, निकलेंगे और वो भी बताएंगे कि ये किसने अटैक किया है। क्योंकि देखिए, आपको पता तो नहीं चलता ये कहां से आया, ये कहीं से भी उड़ता हुआ आता है, अटैक करता है और गायब हो जाता है। आम लोग तो इसको मार भी नहीं सकते। एक चीज हवा में है, सब लोग हर वक्त तैयार होकर तो नहीं बैठे हुए होते बंदूकें हाथ में लेकर, और ये बंदूक से ऐसे गिरता भी नहीं है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा ये पकड़ सकता है, ड्रोन है, और उसकी फ्लाइट, उसकी रफ्तार, कोई गाड़ी इसके पीछे जा भी नहीं सकती। तो ये तो रियासत के पास ऐसा बंदोबस्त होता है कि इनको अपनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के जरिए से, या जो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए से इसको गिरा दे। बहरहाल एक चीज और नाजरीन पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा अभी गर्दिश कर रही है, और वो मामला है कि अलीमा खान ने यह क्यों कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठकर बात करे। पाकिस्तान की मीडिया में इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे अलीमा खान या इमरान खान इस वक्त डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसा कि ऐसा लगता है कि शायद वो डील के लिए बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया यूं पोर्ट्रे कर रहा है सारे मामले को। इसके ऊपर कह रहे जी अब तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया, इसके पीछे अंदर की बात क्या है? पहले पूरा स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा क्या। एक जुमले को पकड़ के ना ये सारे के सारे टाउट्स, सारा का सारा मीडिया ये साबित करने पे लग जाता है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं है। मसला ये है कि हमारा जितना भी मीडिया है, हमारा जितना भी सिस्टम है, ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब का मरहूने मिन्नत है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा खिलाते हैं इन्हें, बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं, अखबारात को इश्तिहारात देते हैं, टीवी चैनल्स को देते हैं, मीडिया मालिकान को नवाजते हैं, एंकर्स को नवाजते हैं, तो ये लोगों को बहुत नवाजते हैं। बल्कि मीडिया के अंदर जो लोग ज्यादा इनके बूट पॉलिश करते हैं उन्हें वो इक्तदार में भी ले जाते हैं। जैसा किसी को मुशीर लगा दिया, किसी को चेयरमैन पैमरा लगा दिया, किसी को जनाब अल हमरा में कुछ लगा दिया, किसी को पीटीवी में कुछ लगा दिया, तो ये ओहदे शोदे भी बांटते रहते हैं, वजारतों में भी ले आते हैं, सेनेटर भी बना लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पुरानी रवायत है। लिहाजा मीडिया जो है वो ये कोशिश करता रहता है कि इमरान खान को अगर वो नीचे नहीं ला सकते तो कम से कम अपने लीडर्स के लेवल पे ले आए, या अपने लीडर्स को अगर ऊपर उठा के लीडर नहीं बना सकते तो कम से कम इमरान खान को उनके लेवल पे लाएं कि जनाब एक जैसे ही है। अगर ये दोनों मुंह काला कर रहे थे डील करके तो इमरान खान इनसे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन पहले आप जनाब इनकी स्टेटमेंट सुने। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने, उन्होंने कहा कि धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में खत्म कर देंगे। हमें कहा जाता है कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी। याद है शहबाज गिल की गाड़ी उलट गई थी एक दफा,
और गिल साहब आज भी कहते हैं कि उनकी गाड़ी को प्लानिंग के तहत किसी एक्सपर्ट आदमी ने पीछे से टच करके घुमा के उल्टाया था। वो आज भी यही कहते हैं। इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर देंगे, मगर हम नहीं डर रहे, ये अलीमा खान ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि गलती हो गई हमले से कि इस हफ्ते केस लिस्ट में नहीं डाला। अंदाजा करें, साबिक वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान की कोई अदालत के अमले का एक आदमी नहीं है जिसके जेल में रोजाना इमरान खान ना आता हो। यह मैं शर्तिया लिख के देता हूं। और अमले ने नाम नहीं डाला इमरान खान का, ये कहानी है ना, और क्या है। बहरहाल अलीमा खान कह रही है जनाब के नाम नहीं डाला। उम्मीद है कि जनाब दोबारा ये केस लगेगा 5 तारीख को, तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए इमरान खान साहब को। केस तो वैसे थोड़ी सी देर का ही है, वकील भी यही कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि आप बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला क्या है, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकालते हुए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान कह चुके हैं ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखे, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो मगरूर नहीं है, वो आजिज और सूफी इंसान है। बात करनी है तो हम खवातीन आपके साथ बैठ जाती हैं, मगर सामने आकर बात करें, पीठ पीछे बात ना करें। आप जजों और अरकान पार्लियामेंट को ना धमकाएं। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी, इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, मगर हम नहीं डर रहे, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। आप आए हमारे साथ बैठे और बात करें। हमें 2 साल में आज तक पता नहीं चला कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। वो तो कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़ दे तो आप उसे रिहा कर देंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो हमें बता दें कि इमरान खान क्या दे और आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके सामने आकर बात करें। हम पीठ के पीछे बात नहीं करेंगे। ये आप देखें इसके अंदर कहां है वो मिन्नत कर रही है, वो तो एक्सपोज कर रही है। अब इसको 2 अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं ना। एक तरफ जो टाउट्स हैं, जो लोग मौका ढूंढ रहे हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि ये अब जनाब कमजोरी है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं जी चैलेंज है। उन्होंने कहा जी सामने आकर बात करो, पीछे छुप छुप के वार क्यों करते हो। तो एक्चुअली जो हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट सामने आकर खेलने से घबराती है, सामने आकर बात करने से घबराती है। याद है शहबाज शरीफ साहब भी डिक्की में छुप कर जाते थे। इससे पहले जहां पे भी जनरल बाजवा ने जितनी मुलाकातें की, अब जनरल बाजवा बताते फिरते मीडिया को, मैं उसको भी मिला था, उसको भी मिला था, उसको भी मिला था। हालांकि उस दौर में ये सारी मुलाकातें खुफिया होती थी, सामने कोई मुलाकात नहीं होती थी। तो ये सारी दुनिया को पता है कि ये खुफिया मुलाकात नहीं करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और अभी भी ये पीछे रहकर करना चाहते हैं। अलीमा खान दरअसल इन्हें कह रही है कि सामने आकर करें, छुप छुप के क्या करते हैं, सामने आ जाए। नाज़रीन, कुछ पोस्टर जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत शुरू करने जा रही है और 31 मई को खैबर पख्तूनख्वा से एक मूवमेंट का आगाज हो रहा है। और ये सिर्फ आगाज है, असल जो अनाउंसमेंट है वो इमरान खान साहब करेंगे, अपनी बहनों के थ्रू करेंगे, अपनी पार्टी के थ्रू करेंगे। देखना यह है कि इमरान खान साहब कब तक का टाइम देते हैं और कब तक ये तहरीक चलती है। आगे गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है और गर्मी के मौसम में पाकिस्तान में नॉर्मली तहरीकें नहीं चलती, लेकिन इसी मुल्क में इमरान खान साहब ने शदीद गर्मी के अंदर बेहतरीन जलसे भी करके दिखाए हैं। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीजों को बदला है। हो सकता है हम एक नई चीज और एक नया बदलाव भी देखें, लेकिन फिलहाल इतनी गर्मी के अंदर तहरीक पाकिस्तान में पहले कभी नहीं चली। अब तो शायद पाकिस्तानियों को इंतजार करना पड़ेगा कि अगस्त सितंबर में एक नई तहरीक शुरू हो जो अक्टूबर तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक अपनी पीक पे पहुंच जाए। और इस बीच में सबका इंतजार एक और चीज पर भी होगा कि जो अमेरिका के अंदर जो विल्सन का बिल है उसके ऊपर सारे मिलकर मेहनत करें ओवरसीज पाकिस्तानी। उस पर एक कंपेन भी ओवरसीज पाकिस्तानी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कंपेन के बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। नाज़रीन, नून लीग ने पीपी 52 में जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा दी है। यानी अगर आप वो देखें ना तो वो उम्मीदवार की फोटो लगी हुई है, साथ जो है वो फोटो लगी हुई है आसिम मुनीर साहब की, एक और बंदे की शहबाज शरीफ साहब की इस तरह लगी हुई है। यानी उन्होंने नवाज शरीफ की जगह पे आसिम मुनीर साहब की फोटो लगाना शुरू कर दी है अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब हैरत होती है मुझे इस बात पे कि फौज को इस बात पे एतराज ही कोई नहीं है। एक तरफ फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, सूबाई असेंबली का इलेक्शन है और उस जिमनी इलेक्शन के अंदर आर्मी चीफ के फोटो को बतौर अपनी कैंपेन के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में होता था और परवेज मुशर्रफ साहब पसंद भी फरमाते थे, लेकिन इस पे एतराज भी होता था उस दौर में भी। तो आज जो है वो आसिम मुनीर साहब की फोटो इस्तेमाल की जा रही है। मेरे ख्याल में फौज को इन चीजों से गुरेज करना चाहिए, अपने आप को गैर सियासी रहने दें, लेकिन जो टाउट्स हैं वो रहने नहीं देते। अभी एक टाउट थोड़े दिन पहले कह रहा था कि जनाब इमरान खान से शदीद नफरत की जाती है, फौजी क्यादत बहुत सख्त नफरत करती है। ये तो सीधा सीधा चार्जशीट है फौजी क्यादत के ऊपर।
वो क़यादत कहती है हमारा सियासत में लेना देना कोई नहीं है। वो टाउट उठ के कहता है नहीं जी नहीं, ये बहुत सख्त नफरत करते हैं इमरान खान से। तो यही तो बात हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इमरान खान से शदीद नफरत है, इमरान खान से शदीद खौफ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें प्रॉब्लम यह है कि इस आदमी ने हमारा लक तोड़ के रख दिया है। वो जो हमारे साथ पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सका कायदे-ए-आज़म के बाद से लेकर अब तक, वो इस आदमी ने हमारे साथ कर दिया है। पाकिस्तान सारे को हमारे खिलाफ कर दिया। हर बंदे को हमारी हकीकत पता चल गई है, हर बंदे को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मसाइल की असल जड़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमेशा गलत फैसले किए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो पर्चे वर्चे गद्दारियां ये वो, लेकिन जब टाउट करता है ना तो वो जरा थोड़े से जूते पॉलिश करने की बात करता है। वो करता ये है, वो एक अलग अंदाज में करता है ना जी, बड़ी शदीद नफरत है जी, इमरान खान को नहीं चढ़ना जी। सिर्फ एंगल अलग है, इल्जाम उससे भी ज्यादा घिनौना लगा रहा है और ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा बनेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हो रही है। ऐसे टाउट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये काम कर रहे हैं और ये काम तारीख का हिस्सा बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, जो मलिक अजमत है जिन्होंने झंडा जलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी कि मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा जला दे, ये ज्यादती है। ऐसा नहीं, उनका कैंप भी जला दिया, झंडा जला दिया, तस्वीरें जला दी, तो ये तो फिर आग लगने वाली बात है ना, फिर तो सारे ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा जी मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं माजरत चाहता हूं जिनकी दिलादारी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गैस मेरे दिमाग को चढ़ गई थी, आंसू गैस, हालांकि थोड़े से चले गैस के, और देखें इन्होंने क्या कुछ कर दिया। तो आफरीन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे जिन पे बदतरीन गैस की शेलिंग होती रही, लगातार होती जा रही, कई महीनों से होती जा रही है, कई सालों से, 3 साल हो गए हैं लगातार इनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और उन्होंने कभी इस तरह के इकदाम नहीं किए जैसे इकदाम ये एक थोड़ी सी शेलिंग के बाद पीपल्स पार्टी ने कर दिए। तो आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर कि वो हमेशा पुरअमन रहने की कोशिश करता है और ये इमरान खान साहब ने उन्हें सिखाया था। नाज़रीन, मैं भारतीय मीडिया का जायजा ले रहा था तो भारतीय मीडिया ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा हैवी किस्म का अटैक कर दिया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ ना भारतीय मीडिया की जानिब से, वो एक एप्पल कंपनी जो जाना चाह रही थी इंडिया में, उस हवाले से स्टेटमेंट है ट्रंप का, फिर पाकिस्तान और इंडिया में जंगबंदी, फिर मसला कश्मीर और एटमी जंग का खदशा, फिर ईरान में जो भारत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था उस हवाले से, और बहुत सारी उम्मीदें भारतीयों की टूटी हैं क्योंकि अमेरिकी हुकूमत में जब भारतीयों को ओहदे मिल रहे थे तो भारतीयों को बड़ी उम्मीदें लग रही थी। तो इस वक्त पूरा का पूरा भारत का मीडिया और सोशल मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। इसका बिलवास्ता फायदा पाकिस्तान को होना चाहिए अगर पाकिस्तान को यह फायदा उठाना आए तो। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहां रोक लेते हैं, कुछ चीजें आपको और अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।